नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइन्स से। और इस प्रोग्राम का नाम हमने 8 सिविल लाइन्स क्यों रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है यही वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह है जहां राजनीति की ABCD तय होती है और यहीं से तय होता है कि कहां किसको कितना कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको करवाएंगे अपडेट, यानी कि दिखाएंगे 8 सिविल लाइन्स की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो 8 सिविल लाइन्स में सबसे पहले बात उस जाबाज की जिसके लौटने का इंतजार 130 करोड़ देशवासियों को था। भारत के वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने वतन आ गए हैं और अभिनंदन की जाबाजी को सलाम करने भारी संख्या में लोग जुटे हुए थे। दुश्मन के गढ़ से जब अभिनंदन स्वदेश लौटे तो देशवासियों के लिए ये एक भावुक करने वाला पल था। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में अटारी पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन का जोर शोर से स्वागत किया गया और भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले इमिग्रेशन से जुड़ी सभी कार्रवाई पूरी की गई। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी कई मायनों में अहम है, क्योंकि अभिनंदन भारतीय वायुसेना के ऐसे पहले पायलट हैं जिनकी वतन वापसी कुछ ही घंटों में हुई है। अभिनंदन की ही रिहाई हुई है, जो कि सराहनीय है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। दुश्मन के कब्जे से इतनी जल्दी कोई नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी भारत माता के कई सपूत दुश्मन की बेड़ियों में पहुंचे, लेकिन उनकी रिहाई इतनी जल्दी नहीं हुई। रिटायर मेजर जनरल अशोक मेहता ने भी बताया कि इतिहास में पहली बार किसी सैन्य अधिकारी को इतनी जल्दी रिहा किया गया है, किसी दूसरे देश को छोड़ा है। इस बात का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान किया। बताया जा रहा है कि जेनेवा संधि की वजह से पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है और अभिनंदन को इतनी जल्दी रिहा किया गया है। हालांकि जेनेवा संधि तब लगती है जब दो देश आपस में जंग का ऐलान कर देते हैं, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान ने जंग की घोषणा नहीं की है, इसलिए अभिनंदन की रिहाई जेनेवा संधि के तहत नहीं कही जा सकती। अमेरिका ने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की घोषणा पर कहा कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इस प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 के पैराशूट से छलांग लगा दी और जब वे जमीन पर पहुंचे वो इलाका POK का था। पाकिस्तानी फौज ने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। उधर विंग कमांडर अभिनंदन के भारत पहुंचने के बाद एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे हवाले कर दिया गया है और अब उनकी बॉडी का चेकअप करवाया जाएगा और एक नॉर्मल प्रोसीजर है क्योंकि उनके शरीर पर काफी स्ट्रेस है। We will not take any questions after this. Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा निभाकर किसानों को बड़ी राहत दी है और महज 23 दिन में 13,06,000 से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं और जिन किसानों का कर्जा माफ हो चुका है उनको ई-मित्र केंद्रों के जरिए ऋण माफी प्रमाण पत्र मिल रहे हैं और सहकारी समितियां भी कर्ज माफी का डेटा लगातार अपलोड कर रही हैं। पात्र किसानों की बात करें तो पात्र किसानों में से करीब 78% किसानों का फसली ऋण माफ किया जा चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना वादा निभाते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है।
महज 23 दिन में 13,06,000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। जब से कर्ज माफी शिविर शुरू हुए तब से लेकर अब तक गहलोत सरकार 4,895 करोड़ रुपए की फसली ऋण माफ कर चुकी है। इसकी जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी। उन्होंने बताया कि महज 23 दिनों में 13,06,000 किसानों के फसली ऋण माफ किए गए हैं। ई मित्र केंद्रों के जरिए ऋण माफी प्रमाण पत्र भी किसानों को जारी कर दिए गए हैं। सहकारी समितियों ने अब तक 19,10,545 किसानों की 7,880.29 करोड़ रुपए की ऋण माफी का डेटा जारी कर दिया है, जो कुल पात्र किसानों की संख्या के 78% से ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार किसानों की ऋण माफी के लिए कृत संकल्पित है। हम उनके द्वारा दी गई समय सीमा में सभी पात्र किसानों की फसली ऋण माफ कर ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। योजना को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर ऋण माफी शिविरों का लगातार आयोजन हो रहा है, जिसमें पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि लोन वेवर पोर्टल पर कर्ज माफी का डेटा अपलोड होते ही संबंधित किसान को SMS के जरिए जानकारी भी दी जा रही है। अब तक 14,75,853 किसानों द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन कर दिया गया है। हर रोज औसतन 79,000 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण कर किसानों को राहत दी जा रही है। सरकार ने सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र किसानों से आह्वान किया है कि जैसे ही किसान के पास डेटा अपलोड होने का मैसेज मिले, वो तत्काल ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर अपना बकाया ऋण राशि और माफी राशि का सत्यापन करते हुए ई मित्र केंद्र के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य पूरा कर लें। मंत्री आंजना ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर शिविरों का आयोजन कर 11,94,832 किसानों को 4,478.87 करोड़ रुपए के प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों से जुड़े प्रदेश के किसानों को फसली ऋण माफी का लाभ देने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब तक 19,09,290 किसानों का डेटा लोन वेवर पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं उसे तय समय सीमा में कहे अनुसार करते हैं। हमने हमारे जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसानों को कृषि ऋणों को माफ कर राहत देने का वादा किया था और हमने महज 2 दिन में ही किसानों की ऋण माफी पर निर्णय किया। और 7 फरवरी से योजना को लागू कर दिखाया। हमने किसानों को दी गई राहत में किसानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। सीमांत एवं लघु किसानों सहित सभी अन्य किसानों का फसली ऋण को माफ किया है। सहकारी बैंकों से मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले ऐसे लघु और सीमांत किसानों को राहत देने का फैसला किया जो अपने ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसे संकटग्रस्त सीमांत एवं लघु किसान जिनके खाते में 2 लाख रुपए के अवधि पार कृषि ऋण बकाया है, उनका समस्त बकाया ऋण को माफ कर उनके बैंक के पास रहन रखी भूमि को किसान को लौटाया जा रहा है। हमारे इस फैसले से प्रदेश के 69,000 से ज्यादा किसानों की करीब 4 लाख बीघा भूमि रहन मुक्त होकर किसानों को वापस मिल जाएगी।
सरकार का उद्देश्य संकटग्रस्त किसानों को वापस मुख्यधारा में लाना है। किसान को उसकी जमीन वापस मिलने से फिर से कर्ज लेने का हकदार वो हो जाएगा। जो अभी तक किसान बचे हैं, उन्हें भी जल्द ही माफी प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। गहलोत सरकार ने एक और किसानों को राहत दी है। सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों के अभाव घोषणा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर खरीफ फसल 2018 में सूखाग्रस्त गांवों की अभाव घोषणा को 15 जुलाई 2019 तक बढ़ा दिया है। पहले सूखाग्रस्त गांवों की अभाव घोषणा 17 मई 2019 तक प्रभावी थी। ऐसे में राज्य में मई, जून और जुलाई में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए 15 जुलाई 2019 तक इसे बढ़ाया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश में जुटी राजस्थान कांग्रेस का दिल्ली में मंथन पूरा हो गया है और 3 दिन में 24 घंटे तक चले इस मंथन में सभी 25 सीटों पर रायशुमारी हुई और इस दौरान 100 से ज्यादा प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आए। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में हुए इस मंथन में हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे, इसलिए दावेदारों का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो सका। अब दिल्ली में ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें प्रत्येक सीट के लिए 3 दावेदारों के पैनल तय होंगे और इस मीटिंग में सीएम गहलोत भी मौजूद रहेंगे। मिशन 25 में जुटी राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय करने और आक्रामक प्रचार करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है। दिल्ली में 3 दिन तक पंजाब भवन में मंथन के लिए मैराथन बैठकें हुई। इन बैठकों में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, चारों सह प्रभारी मौजूद रहे। हर सीट के लिए 1-1 घंटे तक मीटिंग हुई। हर सीट के लिए प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों को बुलाया गया था। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को भी रायशुमारी के लिए बुलाया गया। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस दिन कितनी सीटों पर मंथन हुआ। 26 फरवरी को 9 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। 26 फरवरी को चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक, सवाई माधोपुर की सीटों पर मंथन हुआ। तो वहीं 27 फरवरी को भी 9 सीटों पर मंथन हुआ। 27 फरवरी को पहले दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर सीट पर मंथन हुआ। पाली, जालौर, सिरोही और जयपुर शहर पर भी चर्चा हुई। तो वहीं जोधपुर और बाड़मेर सीट पर भी मंथन हुआ। 28 फरवरी को 7 सीटों पर मंथन हुआ। 28 फरवरी को बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीटों को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने हर तरह की रणनीति पर चर्चा की। 3 दिन तक लगातार कई घंटों तक अविनाश पांडे जी, हमारे सचिव तरुण जी, सभी नेताओं, कैंडिडेट्स, पार्लियामेंट, विधानसभा के उम्मीदवार, सबसे हम लोगों ने बात की और मुझे बड़ी खुशी है कि ज़्यादातर नेताओं की आम राय बनी है। लोकसभा चुनाव जीतना न सिर्फ पार्टी के लिए लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरा संगठन एकजुटता से काम कर रहा है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस पर लोगों ने अच्छी सहमति भरी है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, क्योंकि लगातार हमारी सरकार ने अनेकों कदम उठाकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि जो वादे हमने किए हैं उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और जो फीडबैक, जो लोगों का हम लोगों ने सुझाव मांगे लोकसभा चुनावों के लिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, कैंडिडेट्स क्या होने चाहिए, उस पर मोटा मोटा अब आम सहमति बन गई है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे चयन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, फिर जैसा अविनाश जी ने कहा सीईसी की मीटिंग होगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। कि हमारी ये कोशिश है कि 25 की 25 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारें ताकि हम चुनाव जीत सकें और भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने नकारा है 1 महीने पहले, उसका दोबारा रिपीट हम देखेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर। नहीं, ये मंथन तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसी के फलस्वरूप अभी जो पिछले 3 दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसका एक पार्ट खत्म हुआ। 25 लोकसभा सीटों का हमने पूरा अवलोकन करते हुए, जैसा मैंने कहा था कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, उस विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीरतापूर्वक चर्चाएं हुई और इस विषय को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और हमारे सभी प्रभारी सचिव महोदयों के साथ आगे की चर्चा और आगे की रणनीति के बारे में निर्णय।
जयपुर में भी इस तरह की मीटिंग हुई थी, लेकिन तब दावेदारों के नाम नहीं पूछे गए थे। लेकिन दिल्ली की मीटिंग में दावेदारों के नाम भी पूछे गए और इस दौरान 100 से ज्यादा प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आए, जिनमें मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के अलावा वैभव गहलोत का नाम भी शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों ने भी फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो विधायक का चुनाव हारने वाले कुछ उम्मीदवार भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति के कई सदस्यों ने भी टिकट के लिए ताल ठोक दी है। कुछ सीटों पर एक दो नाम ही प्रमुखता से उभर कर सामने आए और उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जयपुर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर कई दावेदारों ने ताल ठोकी है। कई जगह गुटबाजी भी साफ देखने को मिली। वैभव गहलोत को जोधपुर, जालौर, सिरोही के अलावा जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने की मांग हुई। प्रभारी मंत्री ने भी हर सीट पर अपनी तरफ से 3-3 नाम इस मीटिंग में सौंपे, तो वहीं सह प्रभारियों ने भी अपनी रिपोर्ट मीटिंग में रखी। अब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में सभी दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी और फिर हर सीट पर 3-3 दावेदारों की पैनल तय होंगे। पैनल में युवाओं और महिलाओं का नाम विशेष रूप से रहेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल के बारे में केंद्रीय चुनाव समिति में भी चर्चा होगी और फिर उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। दावेदारों पर मंथन तो हो गया है, लेकिन अभी ये गाइडलाइन स्पष्ट नहीं हो सकी है कि विधायक और मंत्री चुनाव लड़ेंगे या नहीं। साथ ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपसी गुटबाजी से निपटने की भी होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में 3 दिन तक लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुए महामंथन के बाद आज फिर एक बार प्रत्याशियों के नाम को लेकर सीएम आवास पर मंथन हुआ और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे और पीसीसी चीफ सचिन पायलट की मौजूदगी में लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है और हाल ही में दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाले इस मंथन में सीएम अशोक गहलोत जा नहीं पाए और इसीलिए आज प्रभारी और डिप्टी सीएम की ओर से बनाए गए पैनल पर अशोक गहलोत के साथ मंथन किया गया। इस पैनल पर स्क्रीनिंग कमेटी में भी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी की मुहर के बाद ही सभी नामों को क्लियरेंस मिल सकेगी। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए गौपालन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन की देखरेख में तैयारियां की जा रही हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर की गौशालाओं से 2-2 प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रदेश भर में 2673 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं और सम्मेलन में गौशालाओं के प्रतिनिधि गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव देंगे। इस सम्मेलन में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणा किए जाने की भी संभावना है। पिछली वसुंधरा राज्य सरकार ने देश में पहली बार प्रदेश में अलग से गोपालन मंत्रालय बनाकर राज्य मंत्री को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया था और अब गहलोत सरकार ने भी इस मंत्रालय को बरकरार रखा और कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन को इसका प्रभार सौंपा गया है। उधर अदालत में पहुंचे गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार के साथ गुर्जर नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 5% आरक्षण मामले में कानूनी पहलू पर फैसला हुआ कि सरकार अदालत में मजबूत पैरवी करेगी और वरिष्ठ वकीलों को पैरवी के लिए हायर करेगी। सरकार ने मुकदमे वापस लेने के मामले में डीआईजी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है और 3 शहीदों के परिजनों को नौकरी और मुआवजे पर सब कमेटी सिफारिश करेगी। 5% आरक्षण को निरंतरता के लिए हाईकोर्ट में बेहतर वकील करेगी और वर्तमान में निकाली जा रही भर्तियों में 5% आरक्षण मिलेगा। बैकलॉग के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और ऐसी कई बैठकें और होंगी, लेकिन आज बहुत मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर जो थे उन पर चर्चा हो गई और सहमति बनी है और पॉजिटिव एक वातावरण बना है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्नल साहब ने और गुर्जर समाज की ओर से भी बहुत मदद हमें मिली है, जिससे कि सरकार को काम आसान हो। तो 8 सिविल लाइन से हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।